एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। मेरा नाम हरगुन साहनी है। मैं JRF कॉमर्स में एंड नेट इन मैनेजमेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द वीडियो जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था 6 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर जिसने भी अभी तक पार्ट 1 ऑफ द वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रही हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके साथ साथ ही ये जो PDF है ऑफ 50 क्वेश्चंस इस प्रीवियस ईयर पेपर का, ये भी आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे DI का क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि आपकी 3 डिफरेंट कंपनीज हैं A, B एंड C, और आपको टाइम फ्रेम कहाँ से दिया है, 2012 से लेकर 2018 तक। इन कंपनीज का हमें किस डेटा के बारे में दिया हुआ है, इनके अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स के बारे में दिया गया है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि यहाँ पे हमें वो वाला पेयर ऑफ ईयर्स फाइंड करना है जिनका जब आप सम करेंगे, मतलब तीनों ईयर्स का, आप तीनों कंपनीज का जब आप सम करेंगे तो वहाँ पे बराबर आना चाहिए। देखिए, यहाँ पे हमारे पास इतने ईयर्स दिए गए हैं, हमें इन पे फाइंड करना है कि ऐसे कौन से 2 ईयर्स हैं जब हम इन तीनों की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो जिसकी वैल्यू 2 ईयर्स हैं जो सेम आएगी। जैसे कि आपने 40, 90 एंड 170 किया तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी 200। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 220, देन यहाँ पे प्लस करेंगे 250, यहाँ पे भी 250, यहाँ पे प्लस करेंगे तो 270, यहाँ पे प्लस करेंगे तो 260 एंड लास्टली इन तीनों को प्लस करेंगे तो 390। आप आराम से देख सकते हैं कि ऐसा 2014 एंड 2015 है जहाँ पे तीनों कंपनीज के एक्सपोर्ट्स को प्लस करने से सेम ही वैल्यू आ रही है जो है 250। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है 2 कंपनीज के बीच में, और कौन सा कितना एब्सोल्यूट डिफरेंस किस ईयर में मिनिमम है। देखिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है? एब्सोल्यूट डिफरेंस का तब मतलब होता है जब आप माइनस साइन को आप इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एब्सोल्यूट डिफरेंस का जैसे ये लिखा है x माइनस वाई, और यहाँ पे इसके आसपास बार्स बना दिए गए हैं। इसका मतलब है जैसे कि अगर x की वैल्यू 7 मान लेते हैं और y की वैल्यू 10 मान लेते हैं और यहाँ पे ये बार्स बने हैं, ठीक, तो अब 7 माइनस 10 क्या होगा? -3 है। लेकिन यहाँ पे आसपास आपके क्या बने हुए हैं? बार्स बने हुए हैं। तो ये -3 जब खुलेगा तो ये सिर्फ 3 रह जाएगा इन बार्स की वजह से, जो कि इस -1 माइनस को इग्नोर करा देंगे। यही आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है, ऐसा डिफरेंस जो कि आप जिसमें साइन को इग्नोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें A एंड B के बीच के डिफरेंस को बताना है। देखिए, 40 एंड 90 के बीच में कितना डिफरेंस है? 50। यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 50 एंड अगेन 20। तो मिनिमम डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है कि 10 है, और वो हो रहा है आपके 2015 में। दोनों A एंड B के कंपनी के बीच में 2015 में सबसे कम डिफरेंस पाया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28। नाउ यहाँ पे पूछा गया कि हमें डिफरेंस निकालना है एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ 3 कंपनीज इन 2017 एंड एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ 3 कंपनीज इन 2012। मतलब 2017 एंड 2012 में कितना डिफरेंस आ रहा है एक्सपोर्ट्स के अंदर, उसका एवरेज वैल्यू को, उसका डिफरेंस बताना है। जैसे 2017 में हम निकालेंगे एवरेज, ठीक। 2017 में एवरेज वैल्यू क्या होगी? 60 प्लस 110 प्लस 90, और कितनी कंपनीज दी गई है? 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आई 260 डिवाइडेड बाय 3 जो है 86.67। सिमिलरली जैसे हम अब फाइंड करेंगे 2012 में आप ये 3 वैल्यूज देख सकते हैं, 40 प्लस 90 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 3 विच इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 3। आप इसको डिवाइड करेंगे, आपका कुछ इस तरीके आंसर आएगा। ये था हमारा एवरेज 2017 में और ये था हमारा एवरेज 2012 में। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको पास आएगी 20 की वैल्यू, ठीक। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 20 करोड़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एवरेज एनुअल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फॉर B is approximately what percentage of the average annual amount of exports for company C। यहाँ पे B का ड्यूरिंग द गिवन पीरियड का मतलब होता है, गिवन पीरियड क्या दिया गया क्वेश्चन में? 2012 से 2018 तक, ठीक। तो हमें इन सारे सालों का पूरा हमें एवरेज निकालना है B का, एंड हमें एवरेज फिर उसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है सिमिलरली C की,
ठीक, जब आप b का एवरेज वैल्यू निकालेंगे ये क्या होगी, अब 90 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 110 प्लस 150, इन सब का जब सम किया जाएगा तो आएगा 630 के बराबर। और हम काउंट कर लेते हैं हमारे कितने ईयर्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स दिए गए हैं और 630 टोटल है, तो मतलब एवरेज जो है बी का वो आ रहा है 90। वैसे ही हम एवरेज निकालेंगे किसका, सी का, 70 प्लस 100 प्लस 130 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 110, ये आता है 670 के बराबर। ठीक, और हमारी वैल्यू कितने सालों की दी गई है, 7 ईयर्स की। तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो 95.71 आएगा इसका आंसर। ये हमारा एवरेज है बी का और ये हमारा एवरेज है सी का। हमें क्या बताना है, हमें परसेंटेज टर्म्स में बताना है कि बी कितना एवरेज बनाएगा सी का। ठीक, तो यहाँ पे हमारा बी का एवरेज क्या था, 90, ठीक, और सी का एवरेज था 95। अब देख सकते हैं यहाँ पे 95.71 इंटू 100, जिसमें आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू बनती है 94.03% और आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज 94.03%। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द DI, यहाँ पे पूछ रहे हैं ऐसे कितने वर्ष हैं, हाउ मेनी गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंपनी ए मोर देन इट्स एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स। मतलब ए के जितने भी 2012 से लेकर 2018 तक एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स हुए थे, उसमें से ऐसे कितने वर्ष हैं जहां पे उसकी एक्सपोर्ट्स इस एवरेज एनुअल वैल्यू से ज़्यादा हो, ग्रेटर हो। ठीक, इसके लिए पहले तो हमें निकालना पड़ेगा एवरेज वैल्यू जो है ए की कितनी है 2012 से लेकर 2018 तक, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बी एंड सी का निकाला। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, समेशन 40 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 110 प्लस 60 प्लस 130। ठीक, जब आप इन सारी वैल्यूज़ का आप समेशन करते हैं तो आपके पास आएगा 540। ठीक है, 540 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, तो आपका जो एवरेज बन के आ रहा है वो 77.1 है। ठीक है, 77.1 आपका एवरेज बन के आ रहा है ए का, और हमें देखना है कि 77.1 से एवरेज कितना ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 77 से ज़्यादा वैल्यू आपकी सबसे पहले 40 70 50 तो नहीं है, लेकिन 77 से 80 ग्रेटर है, 2016 का 110 ग्रेटर है एंड 2018 का 130 ग्रेटर है। तो हम कह सकते हैं हमें 3 ऐसे साल मिल गए हैं जहाँ पे जो भी हमारी एवरेज वैल्यू है उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करे गए हैं। तो यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 एंड यहाँ पे हमारा DI खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which among the following is the flagship scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship implemented by NSDC, that is National Skill Development Corporation के द्वारा इम्प्लीमेंट हुई ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट के अंडर ऐसी कौन सी फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम का मतलब होता है अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। ठीक, ये ऐसी स्कीम्स होती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारा यहाँ पे आंसर है हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा कंटेंट भी लिखा है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप थी, इन्होंने लॉन्च करा था इनका फ्लैगशिप स्कीम जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से है, PMKVY। कब लॉन्च की गई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, 2015 में लॉन्च की गई थी। इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो मैनेजमेंट है वो कौन देखता है, NSDC, दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये क्यों लॉन्च करी गई थी, गवर्नमेंट का ये एम था कि जो कंट्री का जितना भी यूथ है उनको ट्रेनिंग, उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनको सुपरविजन दिया जाए ताकि वो इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स, इंडस्ट्री रेलेवेंट कौशल को अपने अंदर डेवलप कर सके। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे देखिए आपको मैच द फॉलोइंग करना है स्टडी स्किल्स के साथ, और यहाँ पे लर्निंग टेक्निक्स दी गई हैं। देखिए जो इलैबोरेटिव इंटेरोगेशन होती है, इलैबोरेटिव का मतलब ये है कि आप बहुत डिटेल में किसी चीज़ के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इलैबोरेटिव इंटेरोगेशन होती है तो आप देखते हैं कि अगर ये चीज़ सही है, या अगर ये फैक्ट ट्रू है, या अगर ये चीज़ सिद्ध है तो ये क्यों ट्रू है। आप जैसे नहीं होता कि एकदम बात की खाल, आप बिल्कुल डीप में एक बात पे पकड़ के क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, जब आप बहुत ही ज़्यादा डीपली इंटेरोगेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एज आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। प्रैक्टिस टेस्टिंग ऑप्शन नंबर 3, दैट इज आप जब अपने आप को टेस्ट करते हैं, जैसे आपने कोई मटेरियल पढ़ा, उसके बाद आपने खुद अपने आप को एक टेस्ट दिया,
चाहे आप उसको कोई मॉक सॉल्व कर लें, ठीक, आप टेस्ट करते कि आपको कितना आया कितना नहीं। सेल्फ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनिंग व्हाट अ सेक्शन ऑफ टेक्स्ट और एन एग्जाम्पल प्रॉब्लम मीन्स टू यू। देखो ऐसा काफ़ी बच्चे भी करते होंगे और मैं भी करती थी। जब मैं नोट्स बनाती थी तो उसमें मैं कुछ एक पेन से अपने आप को समझाने के लिए, अगर कोई लॉजिक वहाँ दिया गया, कोई कॉन्सेप्ट है, तो अपने आप को समझाने के लिए सेल्फ एक्सप्लेनेशन के लिए एक नोट बना लेती थी, ताकि जब मैं उस टेक्स्ट को फिर से पढूँ, उस मटीरियल को फिर से पढूँ, तो मुझे वो ध्यान आ जाए। ठीक, तो ऑप्शन सी विल बी ऑप्शन नंबर 2। नॉट डीज इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। इंटरलीव्ड प्रैक्टिस का ये मतलब होता है जब आप अलग अलग की प्रॉब्लम्स को, अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ते हैं। ठीक, जैसे आप हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को साथ पढ़ें, या आप केमिस्ट्री को साथ पढ़े बायोलॉजी के साथ, जब आप 2 या 3 सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए और 1। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ऐसे कौन सा नेचुरल हजार्ड है जो रिलेटिवली जिसका स्लो ऑनसेट होता है, मतलब वो धीरे से आता है या वो थोड़ी देर में आता है। देखिए मैं आपको बता दूं, नेचुरल हजार्ड्स के 2 टाइप ऑफ ऑनसेट होता है। एक होता है आपका रैपिड और एक होता है आपका स्लो। ठीक, जो रैपिडली आपके जो एकदम से, रैपिड का मतलब है एकदम तुरंत, जैसे कि आपका अर्थक्वेक कोई भी वार्निंग दे के नहीं आता है। ठीक, अब हम सब जानते हैं ऐसे हमारा 2016 में अप्रैल के समय एक अर्थक्वेक आया था। ठीक, किसी ने वार्निंग नहीं दी थी, एकदम से आ जाता है अर्थक्वेक। वैसे ही लेकिन आपका जो स्लो ऑनसेट वाले डिजास्टर होते हैं वो कुछ टाइम लेते हैं आने का। जैसे आपका ड्रॉट हो गया, सूखा एकदम से नहीं पड़ता है कि एकदम कल सूखा पड़ गया, नहीं, सूखा तब पड़ता है जब बहुत टाइम से बारिश ना हो रही हो। ठीक, तो बहुत टाइम से बारिश ना होने के बाद ही सूखा पड़ता है ना, तो जिसका ऑनसेट पीरियड हुआ वो तो स्लो हुआ। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको डिमांड मार्केट की इकोनॉमी की मीट करनी है और आप चाहते हैं कि आपके पास कॉम्पिटेंट ग्रेजुएट्स हों, ठीक, तो उसके जो आपके काउंटर पार्ट्स, मतलब जो कि अपने इंटरनेशनल मार्केट्स में या जो इंटरनेशनल जो ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ compete कर पाएँ, उसके लिए आपको क्या बदलाव लाना चाहिए। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्टली इंपॉर्टेंट है अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, आपको करिकुलम के उसमें बदलाव लाना चाहिए। देखिए यहाँ पे और चीज़ें क्या लिखी, एडमिशन प्रोसेस में इतना बदलाव करके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। करिकुलम क्या होता है, देखिए करिकुलम एक पूरा बेसिस फॉर्म करता है एक एकेडमिक्स में। जब टीचर हमारा करिकुलम बनाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, कितनी देर के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, अच्छा सिर्फ एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी करिकुलम बनता है, उनका क्या रोल होना चाहिए एकेडमिक्स के अंदर, ये जितने क्वेश्चन हैं, ठीक, कि क्या पढ़ना है अभी, कौन सा क्या किस क्लास में पढ़ना चाहिए, ये सब करिकुलम से आता है। ठीक, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इतना इम्पैक्ट नहीं डाल सकती है। आप नहीं कह सकते कि अगर आपके पास भी ऑनलाइन टीचिंग उपलब्ध है, आपके इंटरनेशनल मार्केट में यूएस के स्टूडेंट्स के पास भी उपलब्ध है, तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। नहीं, आपको बेसिस को सुधार करना है और वो बेसिस में सुधार करिकुलम की वजह से ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रीडिंग स्किल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उसका करेक्ट सीक्वेंस को लगाना है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने पढ़ा तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिकॉल, रिव्यू। इसको फेमसली बोला जाता है XQ3R। ठीक, 3R का मतलब क्या है, S और Q तो क्या हो गया, सर्वे, क्वेश्चन, 3R मतलब 3 बारी R एंड R, इसलिए इसको SQ3R बोलते हैं, रीड, रिकॉल एंड रिव्यू। इस जो प्रोसेस है रीडिंग स्किल्स का, इसको देने वाले थे फ्रांसिस बी रॉबिन्सन। इन्होंने क्या था कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं या जब भी कोई स्टूडेंट जो है वो किसी टेक्स्ट के सामने आता है या किसी मटेरियल को पढ़ता है, तो उसको ये वाला मेथड रीडिंग स्किल्स में फॉलो करना चाहिए। पहले सर्वे का मतलब है कि आप जो भी आपने जैसे कोई बुक उठाई, तो आप बुक में पहले आप उसको ओवरव्यू लीजिए, आप समझिए कि ओवरऑल यहाँ दिया क्या है, कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शन हैं, क्या क्या पिक्चर्स यूज करी गई हैं, एक आप ओवरऑल अपने दिमाग में ले लें, इसको कहते हैं सर्वे। फिर आता है क्वेश्चन में जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट रीड करा तो उससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक, आप अपने आप से पूछिए, आस्क योर सेल्फ व्हाट ऑलरेडी नो अबाउट द टेक्स्ट एंड व्हाट योर गोल इज। जो भी आप टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं उसमें क्या दिया हुआ है और आपका असल में गोल क्या है। ठीक, आप अपने आप से क्वेश्चन करिए। इसके बाद आप रीड कैसे करेंगे,
एक्टिवली। अभी तक आपने जो सर्वे किया या क्वेश्चन किया, अभी आपने उसका ओवरव्यू कहीं ना कहीं ले रहे थे, समझ रहे थे कि अच्छा दिया क्या हुआ है, हमें पढ़ना क्या होगा या क्या गोल क्या है टेक्स्ट का। इसके बाद जो आपका रीड आता है उसमें आप बहुत ध्यान से, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ लाइन टू लाइन रीड करिए ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ थोड़ी रहे। इस रीड जब करेंगे तो ऑब्वियसली आपको और डाउट्स आएंगे, इसमें एडिशनल क्वेश्चंस आएंगे, उनको अपने दिमाग में रखिए। ठीक, रिसाइट या आप कह सकते हैं इसको रिकॉल भी। रिसाइट या रिकॉल का ये मतलब है अपने दिमाग में जो भी आपने पढ़ा है उसको बार बार रिपीट करिए, उन क्वेश्चंस को रिपीट करिए जो आपके दिमाग में उत्पन्न हुए जब आपने टेक्स्ट को रीड किया। ठीक, और उसकी एक समरी बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा, जैसे एक चैप्टर पढ़ा, आपको जो समझ आया, नहीं समझ आया, जितना भी समझ आया उसकी समरी बनाने की कोशिश करिए और उसको एक पेपर पे लिखिए। फिर लास्टली आप करेंगे रिव्यू। रिव्यू में आप क्या करते हैं, आप देखेंगे जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या जो भी टेक्स्ट आपके सामने है या आपको जो भी क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे थे, क्या उनका आपको आंसर मिल गया है या नहीं मिला है आंसर, तो आप उस चीज पे और एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए उन पार्ट्स पे जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जिनका आंसर नहीं मिल रहा है या जो टफ है। ये आपका XQ3R मेथड था, इसी के बेसिस में हमें सीक्वेंसिंग करनी थी, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर सोर्सेस ऑफ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट इन फ्रेश वाटर सिस्टम्स आर। कह रहे हैं जो ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट होता है, ठीक, उसके मेन सोर्सेस कौन से हैं। देखिए, ये आपको इसका आंसर मिलेगा वाटर पोल्यूशन वाले चैप्टर में। मैं ढूंढ रही थी इसका आंसर। देखिए, जो हमारे वाटर पोल्यूटेंट्स का एक और टाइप होता है ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, मतलब कैसा वेस्ट, सीवेज या एग्रीकल्चरल वेस्ट या फूड प्रोसेसिंग वेस्ट या पल्प मिल वेस्ट। देखिए, ये जितना भी यहाँ पे वेस्ट लिखा ना, आप एक चीज देख लीजिए, ये ऑर्गेनिक है नेचर में। जैसे कि क्या हुआ, एग्रीकल्चरल वेस्ट में क्या होगा, आपके क्रॉप से कुछ बचेगा। ठीक, या आपके जो फूड प्रोसेसिंग वेस्ट क्या होता है, जो आपका आप सब्जियां काटते हैं उनके जो छिलके होते हैं या जो जैसे कि किसी भी एक सब्जी का या चीज़ें रॉ जो बच जाती है, वही यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। क्या होता है, जब ये आपका ऑर्गेनिक वेस्ट जो है आपका कहाँ एंटर कर जाता है, वाटर बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। तो ये जो वेस्ट है इसको डीकम्पोज करने के लिए, ठीक, इसको डीकम्पोज करने के लिए मतलब इसको तोड़ने के लिए या इसको और छोटे छोटे हिस्सों में जैसे नहीं कहते डीके करने के लिए कौन आता है, आपका आता है बैक्टीरिया रोल प्ले करने। जब बैक्टीरिया इन सारे जो मटेरियल्स है ऑर्गेनिक वाले इनको तोड़ेगा या इनको डीकम्पोज करेगा, उसको किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होने लगती है, ऑक्सीजन की। जब बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज़ करने लगता है पानी के अंदर से, तो जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है उस वाटर बॉडी के अंदर वो हो जाती है 0 या वो हो जाती है कम। जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा पानी के अंदर, तो आप जानते हैं जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जितने भी आपके फिश हैं या और भी जो एक्वेटिक आपके स्पीशीज हैं, वो किस पे सर्वाइव करेंगे, उनको तो ऑक्सीजन चाहिए ना अपने सर्वाइवल के लिए, तो उनकी डेथ होने लगती है। ठीक, तो ये एक ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट होता है। इसमें आपका आपने अभी खुद देखा एग्रीकल्चरल रन ऑफ, मतलब एग्रीकल्चर से जो वेस्ट निकलता है या जो आपका फूड प्रोसेसिंग से, सीवेज एफ्लुएंट से। ठीक, ये आपका आंसर बन जाएगा A, B and D, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल ने, ठीक, अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल द पार्टीज इन द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड की बात करी जा रही है। उन्होंने कहा था कि वो अपने ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस करेंगे और उन्होंने यहाँ पे रेफरेंस लिया था 1990 लेवल्स को। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इन पार्टीज ने, मतलब जो भी वहाँ पे कंट्रीज थी जिन्होंने ये कमिटमेंट लिया था, उन्होंने कितने लेवल तक लिया था। उन्होंने कहा था कि कम से कम वो 18% तक अपने ग्रीन हाउस के एमिशन को रिड्यूस करेंगे। देखिए, जो ये सेकेंड कमिटमेंट हुई थी, ये पीरियड था इसका 2013 2020 में। जिन भी पार्टीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने यही कहा था कि वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को 18% बिलो कर देंगे 1990 लेवल्स के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं, इन द एज ऑफ 4 वेदास स्टूडेंट्स वर एडमिटेड टू द वैदिक स्कूल आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ विच सेरेमनी। मतलब यहाँ सिंपली पूछा जा रहा है कि जब वेदा काल में या उस समय जब आपके जो स्टूडेंट्स होते थे उनको वैदिक स्कूल में कब एंट्री मिलती थी, उनको एंट्री मिलती थी उपायना सेरेमनी के बाद। देखिए, उपायना सेरेमनी जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, जैसे जनेऊ होता है, ठीक, जैसे जनेऊ होता है उसी को उपन्याना सेरेमनी कराई जाती थी। उस समय क्या होता था कि जो भी यंग बच्चे होते थे
उनको इस सेरेमनी के बाद ही एंट्री मिलती थी, जो भी उनके वैदिक स्कूल थे, ठीक, इस सेरेमनी के बाद ही जो उनके गुरु होते थे उनको एक्सेप्ट कर लेते एज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये सेरेमनी है उपनयना सेरेमनी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a major issue or arising out of the growing reliance on international information technology? कह रहे हैं कि जब हम आजकल, जैसे हम सभी जानते हैं, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे या हर एक पेमेंट करने के लिए, कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए हम कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है, हम सब जानते हैं। तो इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। आप बताइए इसमें से कौन सी आती है? प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी का क्या लेना देना। सिक्योरिटी थ्रेट्स, प्राइवेसी कंसर्न्स, डेफिनेटली बी एंड सी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए आजकल जैसे कहते नहीं है, आजकल अभी कुछ छिपा नहीं है किसी से। हमारा जितना भी एक बोला जाता है टर्म बिग डेटा, इसका मतलब है कि जो भी हमारे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आप खुद देखिए, आपको कोई फॉर्म भरना हो, आपको कहीं पे आईडी बनानी हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक, आपको हमेशा किसकी ज़रूरत पड़ती है? जीमेल आईडी की, ठीक है, जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, आपको बनानी ही बनानी है, चाहे जीमेल आईडी हो, सॉरी, या ईमेल आईडी हो, आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आपका जितना डेटा आपका होता है, आप जैसे प्ले स्टोर को कैसे आप उससे यूज़ कर सकते हैं, इसी के द्वारा यूज़ करते हैं, ठीक, या आपके जो लैपटॉप्स होते हैं या जो हमारे मोबाइल्स होते हैं, इसमें हमें कुछ भी एक ऑनलाइन पेमेंट करनी है, पेटीएम के वाया करनी है, गूगल पे के वाया करनी है, वो कैसे होगी? उन सब के पास हमारे कार्ड्स की डिटेल है, सारी की सारी बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। तो ये बिग डेटा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न्स हो जाते हैं। जैसे अभी आरोग्य सेतु ऐप में बोला जा रहा था कि ये कहीं ना कहीं एक प्राइवेसी का कंसर्न है कि हमारा सारा डेटा सरकार के पास जा रहा है, हम जो नहीं भी भेजना चाहते हैं, हमारी प्राइवेसी के लिए। जब ये प्राइवेसी पे क्वेश्चन उठते हैं, वहीं पे सिक्योरिटी के थ्रेट्स भी आ जाते हैं। आपके बहुत सारे हैकर्स होते हैं जो इन डेटा को चुरा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा सोर्स है जो रिन्यूएबल है। देखिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, देखिए रिन्यूएबल वो रिसोर्स होता है जो जिसकी सप्लाई अबंडेंस में हो, ठीक, मतलब कि वो एक बार अगर खत्म होगा तो वो अपने आप को क्या कर लेगा, रिप्लेनिश कर लेगा, मतलब रिप्लेनिश या रिफिल कर लेगा, फिर से भर लेगा। नॉन रिन्यूएबल वो होता है जो एक बार खत्म हुआ वो अपने आप को भर नहीं पाएगा, वो लिमिटेड है सप्लाई में। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, कोल हो गया और नेचुरल गैस हो गई, ये इनको क्या कहते हैं, इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ नेचुरल गैस तो डेफिनेटली नॉन रिन्यूएबल है, ठीक, क्योंकि एक बार ये खत्म होगी, जैसे आपका पेट्रोल, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, ये फिर से नहीं आने वाली, ठीक। उसके अलावा जो आपका टिन है, ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। कुछ मेटल्स होते हैं जैसे टिन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, लेड हो गया, ये भी नॉन रिन्यूएबल बोले जाते हैं, ये कोई अबंडेंट सप्लाई में नहीं है, ठीक। सॉल्ट भी आपका नॉन रिन्यूएबल है। क्यों? देखिए सॉल्ट हम जानते हैं हमारी ये सी वाटर से आता है जो सॉल्टी होते हैं, लेकिन आप समझिए जो वो पूरा प्रोसेस है सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने का, उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक। अगर आप सी वाटर से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो वो पूरा टाइम जो लगता है ना, ड्यूरेशन, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रॉपर सॉल्ट बनाने में, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, इसलिए ये भी नॉन रिन्यूएबल बोला गया है। यहाँ पे जो एक चीज़ है रिन्यूएबल होगी आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है जब आपकी वैरायटी होती है ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जैसे बहुत सारे स्पीशीज़, बहुत सारे इकोसिस्टम्स का आप जब टोटल कर दे या सम कर दे तो वो बन जाती है आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पास एक ये खास बात है, वो है रिप्रोडक्शन की, ठीक। वो अपने आप को ही, अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको बोला जा रहा है रिन्यूएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पे मैच द लिस्ट करनी है, लिस्ट नंबर 1 में एंड लिस्ट नंबर 2। देखिए VoIP का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एक्रोनिम होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब आप अपने नॉर्मल फोन्स को, मतलब आप जैसे नॉर्मल जैसे जियो को या आप एयरटेल को, वोडाफोन को नहीं यूज़ करके आप इंटरनेट पे कॉलिंग करते हैं। वेरी इजी एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है, व्हाट्सएप कॉल, गूगल हैंगआउट्स, ये सब क्या है, आप इंटरनेट के ऊपर कॉल कर रहे हैं, ठीक। तो आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं फ़ोन कॉल्स करने के लिए। फाइबर ऑप्टिक केबल बेसिकली आपके मेक यूज़ करते हैं आपकी लाइट पल्सेस को, ताकि वो ट्रांसमिट कर देती है डेटा को। जो आपका यहाँ पे URL लिखा है, URL का फुल फॉर्म क्या है, ये कंप्यूटर से भी पूछा जाता है बहुत बार, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक। URL का मतलब है, जैसे आपका नहीं लिखा होता, आपने देखा होगा www.google.com, या आपका और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं आगे HTTP करके पूरी एक इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ये आपका बेसिकली एड्रेस होता है,
ठीक, कि आपकी ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो इंटरनेट में कहाँ लोकेटेड है। ठीक, आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लोकेटर किस चीज़ का, उस वेबसाइट का लोकेटर। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि URL जो है टेक्स्ट यूज बाय वेब ब्राउजर्स टू लोकेट अ वेब एड्रेस ऑन द इंटरनेट। ठीक है, फिर यूटीपी टेबल। यूटीपी का मतलब है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो बेसिकली यूज होती है कि आपके कंप्यूटर्स को एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर, एक स्मॉल बिल्डिंग के अंदर कनेक्ट कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपकी मैच द फॉलोइंग, एंड देन अगर आप इन सबको मैच करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर A's will be 4, okay, and B's answer will be 1, option number 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया कि जो आपका बायोमास फ्यूल्स होते हैं, दे हैव द पोटेंशियल टू फॉर्म अ सस्टेनेबल कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स बिकॉज दे, कह रहे जो आपके बायोमास होता है उसके पास ये पोटेंशियल होता है कि वो फॉर्म कर जाए आपका कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स। पहले हम समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। देखिए, बायोमास क्या होता है। बायोमास बेसिकली आपके प्लांट या आपके एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं, ठीक, या जो आपका वेस्ट होता है, वुड्स होते हैं, ठीक, इन सब से आपका बनता है बायोमास। जब बायोमास बर्न करते हैं तो इसका यूज़ किस में होता है, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो बायोमास है, देखिए बायोमास को हम लोग रिगार्ड करते हैं कि वो एक कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स है। ठीक, मतलब कि कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स का ये मतलब है कि जब बायोमास बर्न होता है तो उस समय CO2 की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, लेकिन हमें ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमारा बायोमास जो है वो बनता किससे है, वो प्लांट के, वुड्स के, वेस्ट के रिमेन्स से। ठीक, तो यहाँ पे यही है कि जो कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स बायोमास को इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितना वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं जब वो कंबस्शन होता है, जब वो बर्न करते हैं, उतना ही वो कंज्यूम भी कर लेते हैं जब वो ग्रो होता है। ठीक, मतलब बायोमास बनता किससे, आप कुछ सोचिए, प्लांट से बनता है, वुड से बनता है। तो अगर जब बायोमास बर्न करेगा लेकिन वो CO2 प्रोड्यूस करेगा, ठीक, क्योंकि एनर्जी फॉर्म करनी है, लेकिन ये भी तो समझिए वो प्लांट्स या वुड से बन रहा है, तो जब वो ग्रो कर रहा है तो उतना ही वो कंज्यूम भी कर लेता है। मतलब जितना वो बर्न करके CO2 रिलीज करता है उतना ही वो कंज्यूम भी कर लेता है जब प्लांट्स और वुड्स वगैरह ग्रो कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन न्यूट्रल एनर्जी रिसोर्स है हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट में फॉर अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एज दिस द नेक्स्ट इंटीजर वुड बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। देखिए, इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं। पहले हमारी क्या दी है, 0 0 1 1 1। अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, एक मिनट, ठीक, यहाँ पे आप कह सकते हैं इसकी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2। 2 की पावर जब 0 होती है तो किसी की भी पावर 0 होगी तो उसको 1 कहते हैं। यहाँ पे प्लस आपका आ जाएगा 2 प्लस 4, तो यहाँ पे क्या बना 7। ठीक, सिमिलरली हम करें यहाँ पे 0 1 0 0 1, इसको सॉल्व, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1, फिर अगर ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3, तो यहाँ पे आ जाएगी 2 की पावर 3 मतलब 8, तो आपका क्या हो गया 9। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये सॉल्व करने के लिए 0 1 0 1 1। ठीक, 2 की पावर क्या है 0, फिर 2 की पावर 1, फिर यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 0 मतलब 1, मतलब 1 + 2 + 8 कितना आपका बन गया ये बेटा, ये बन गया आपका 11। तो मतलब कि यहाँ पे अगर आप इसको, इस बाइनरी को इंटीजर में कन्वर्ट करें तो ये 7 आ रही है। इसकी वैल्यू मैंने आपको दिखाया कि अभी आपके सामने 9 आई। कैसे ये 9 आई है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 1। ठीक, हमें सॉरी 2 की पावर यहाँ पे 0 है, बीच से यहाँ पे फ्रेंड्स गड़बड़ होगी। 2 की पावर यहाँ 0 है, 2 की पावर किसी की भी वैल्यू की पावर जब 0 होती है तो उसका हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बना, फिर हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे 11 बना। तो आपको कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा कि यहाँ पे सीरीज चल रही है, 7 9 11 13 होना चाहिए। अगर जो नेक्स्ट वैल्यू जो है, जो ये लोग P यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अगर ये P जो अगर इसको सॉल्व करके 13 आता है तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। 2 1 0 0 0। ठीक है, 2 की पावर यहाँ क्या आएगी 0, फिर यहाँ पे इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि 0 लिखा है। यहाँ पे क्या होगी 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर हमारी 3, 2 की पावर अगर 0 है तो 1 प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 8।
8 + 4 + 1 13 के बराबर है। यस, हमारा जो ये दिया था P, ये 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा ये स्टेटमेंट सही है, जो सीक्वेंस है इंटीजर्स का वो सही लगा हुआ है। 7 9 11 13। दूसरी चीज क्या पूछिए, एक बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। डेफिनेटली 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। इसका मतलब है हमारा आंसर है 3, दैट बोथ A and B आर करेक्ट। नाउ इसके बाद यहाँ पे हमें दिया गया है, हमें फाइल ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और देखना है कि कौन सी ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो सूटेबल होता है जब आप साउंड फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका आंसर अगर हम देखें, देखिए MP4 जो होता है वो बेसिकली आपके इसमें वैसे तो ऑडियो वीडियो दोनों ही होता है, लेकिन ज़्यादा आपका ये मल्टीपल डेटा बेसिस के लिए यूज़ होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए, आपका AVI यहाँ नहीं होगा, AVI यहाँ पे नहीं होगा। आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज MIDI, WAV, WMA एंड देन MP3। ये जो 4 फॉर्मेट्स हैं ये इसीलिए यूज़ होते हैं जब आप साउंड फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं अक्रॉस इंटरनेट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। मैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करूँगी और आपको कहूँगी कि आप इस वीडियो को पॉज करके अपने आप से कॉम्प्रिहेंशन को रीड करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, बिकॉज इस तरीके से अगर मैं आपके साथ यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन को रीड करूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे यही रिकमेंड करती हूँ, आप वीडियो को डेफिनेटली पॉज करिए और रीड करिए। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, इन सब क्वेश्चंस के भी आंसर मैंने आपको दिए गए हैं। आप देखिए कि आप जब इस कॉम्प्रिहेंशन को रीड करके सॉल्व कर रहे हैं कि आपका यही आंसर आ रहा है। आप इन आंसर्स को भी नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन का है वो सॉल्व करके तो नहीं बताया, लेकिन कुछ टिप्स है मेरे पास आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए। ठीक है, जब भी आपके पास कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज हो तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि एक बार पूरा पैसेज फटाफट एक बार रीड कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये पैसेज किसके बारे में, क्या टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, एक ओवरव्यू लेने के लिए यहाँ पे क्या बात हो रही है। ठीक, जब आप उस एटलीस्ट उस पैसेज को ही एक बार आप जब रीड कर लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा कि हाँ इस पैसेज में करना क्या है। उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाइए। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पैसेज में जो डायरेक्टली पैसेज से ही सॉल्व होते हैं। ठीक, वहां पे आपसे कुछ पूछा गया होगा और उसकी लाइन जो है पैसेज में ही आपको दिख जाएगी कि डायरेक्टली दी होगी। ठीक, इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते लेकिन इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब जिसका मीनिंग जो है आपको पैसेज में सामने सामने लाइन में नहीं लिखा होगा, उसका कुछ मीनिंग जो होगा इंटरनल। ऐसा हमने क्वेश्चंस देखे होंगे जब आपसे पूछता है थीम क्या है, या सिग्निफिकेंस क्या था इस पैसेज का, या इस पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है। ऐसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको तभी समझ आएंगे जब आपने उस पैसेज को बहुत अच्छे से रीड किया हो। तो जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आ जाए आपके पैसेज के अंदर तो आप पैसेज को बहुत ही ध्यान से एक ही बार में पढ़ने के लिए कोशिश करें और उसी बार में टारगेट करें कि आपको उसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी समझ आ जाए। इसके अलावा डू नॉट यूज योर ओन जनरल नॉलेज। देखिए, पैसेज में मे बी आप ही के सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन आ जाए, आप ही के फील्ड से कुछ क्वेश्चन आ जाए और वहाँ पे जो चीज़ें लिखी हो वैसा ना हो। मतलब अगर कुछ जैसे कॉमर्स से रिलेटेड आता है और मुझे पता है जो भी यहाँ पे टॉपिक के बारे में लिखा गया है ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन मुझे अपना जो मेरी नॉलेज है उसको अप्लाई नहीं करना। जो भी पैसेज में दिया गया है उसी को मुझे फॉलो करना है। ये नहीं समझ कि अरे पैसेज में तो गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर तो ये होना चाहिए, मैंने ये पढ़ा था। आपको ये कॉमन सेंस जो है ये आपको अपनी जनरल नॉलेज नहीं लगानी है। सिंपल जो पैसेज में पूछा है और जो पैसेज के अंदर आंसर है उसी को आपको टिक करके आना है एग्जाम के अंदर। ओके फ्रेंड्स, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।